Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today we will solve the exercise of chapter metals and non-metals. And the exercise A is fill in the blanks. Fill in the blanks में बेटा अगर आप देखो पहला आपके पास यहाँ पे जो fill in the blanks है वो ये है कि metals form ions by losing electrons. जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या नाम देंगे ये देखें। आपके लिए मैंने एक पिक्चर यहाँ पे डाउनलोड की है कि जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो उस वक्त उसको हम क्या कहेंगे, उस वक्त हम कहते हैं कि दे बिकम कैटाइंस। और जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उसको हम नाम देते हैं एनाइन, ठीक है। एनाइन में बेटा आप देखोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सिमिलरली इन कैटाइंस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर देन इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरीके से बेटा आप इसको कैटाइंस और एनाइंस को आप डिस्कस कर सकते हैं कि कैटाइंस आपके पास क्या है और एनाइंस आपके पास क्या है। तो जिसमें नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज अगर ज़्यादा है, मोर प्रोटॉन देन द इलेक्ट्रॉन, उसको आप कैटाइन का नाम दोगे। और उस वक्त उसमें एक इलेक्ट्रॉन देखें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है तो इसने लूज किया है, और दूसरे में अगर आप देखें इसने गेन किया है, जो गेन करेगा वो बन जाएगा एनाइन और दूसरा बन जाता है कैटाइन। तो इसलिए बेटा आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें पहले जो ब्लैंक है फर्स्ट ब्लैंक में आप लगाते हैं कैटाइन और दूसरे में नॉन मेटल फॉर्म आइन बाय गेनिंग, जिसने गेन किया वो बन जाएगा एनाइन। तो ये दो किस्म के जो एनाइन और कैटाइन, ये आपको पता भी होना चाहिए कि एनाइन में क्या होगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो वो कैटाइन में चेंज होगा, या आप इसको पॉजिटिव आयन का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है बेटा, पॉजिटिव आयन का भी आप इसको नाम दे सकते हैं। सिमिलरली जो गेन कर रहा है उसमें नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, उसको हम एनाइन या फिर हम उसको कह सकते हैं कि नेगेटिव आयंस या एनाइन का भी हम इसको नाम देते हैं। सिमिलरली अब आप आते हैं बेटा थर्ड के ऊपर। थर्ड को अगर आप देखें, थर्ड में ये है आपके पास कि कौन सा आपके पास ऐसा एलिमेंट है इज इन द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। अब यूनिवर्स की बात हो रही है, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हमारे पास कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो वो होगा हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन हमने ये भी पढ़ा था कि ये डाई एटॉमिक की फॉर्म में पाया जाता है, तो इसमें आप लिखते हो हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर आप फोर्थ में देखें बेटा, फोर्थ में आपके पास है कि इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा आपके पास कौन सा पाया जाता है, तो वो हमने डिस्कस किया हुआ है, नाइट्रोजन है अर्थ के ऊपर। सिमिलरली अगर आप देखो बेटा 5 में कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की हमने दो प्योर फॉर्म पढ़ी थी, ठीक है ना। एक हमने उसमें पढ़ा था कि कार्बन लाइज इन द प्योर फॉर्म एज अ ग्रेफाइट एंड डायमंड। डायमंड और ग्रेफाइट की फॉर्म में आपको कॉपर मिलेगा। 6 में देखें इज अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। काफी डिटेल से हमने इसको डिस्कस किया। हमने बताया कि ये जो मरकरी है, मरकरी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगर मैं आपको मरकरी की पिक्चर दिखाऊं बेटा तो वो आप देख सकते हैं कि मरकरी जो है वो आप कैसे लिक्विड फॉर्म में इसको देख सकते हैं। मरकरी की जो लिक्विड फॉर्म है, मरकरी का कलर जो है वो भी आप देखें कि कौन से कलर में आपको मिलती है, और इसका जो लिक्विड फॉर्म है, इसकी लिक्विड फॉर्म क्या होगी, इसको आप देख सकते हैं। मरकरी की लिक्विड फॉर्म क्या होती है, ये देखें बेटा आपके पास ये मरकरी की फॉर्म है, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म है। और इसको अगर आप किसी भी बर्तन में डालते हैं तो ये उसी तरीके से लिक्विड की तरह की आपको नजर आती है। इसको मरकरी को बेटा हम यूज करते हैं थर्मामीटर में।
थर्मामीटर जिससे हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। सिल्वर कलर की जो होती है ये मर्क्यूरी है, ठीक है। तो ये आपके पास एक ऐसा आप कह सकते हैं कि ऐसा मेटल है जो कि आपको लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा एट रूम टेम्परेचर। सिमिलरली हम आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट देखें बेटा, इसमें 7 कि आर द मेटल्स विच आर सॉफ्ट। कौन से ऐसे मेटल हैं जो कि सॉफ्ट हैं? हमने देखा था कि हमारे पास सल्फर, ये हमारे पास कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं? तो सॉफ्ट मेटल्स को हमने देखा था कि ये हमारे पास सोडियम है और पोटाशियम है, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। अच्छा, और नॉन मेटल्स में हमारे पास क्या है? नॉन मेटल यूज्ड इन द स्किन ऑइंटमेंट। स्किन ऑइंटमेंट के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं? 8 की मैं बात कर रहा हूं, तो 8 में बेटा आप लोग लिखोगे सल्फर। 9 में आप देखें is a mineral from which a metal can be extracted profitably, ठीक है ना। कौन सा ऐसा इज अ मिनरल, किसको हम कहते हैं कि वो मिनरल है? फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, जिससे आप मेटल्स को प्रॉफिटेबली आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो उसको हमने कहा था कि ये ओर है। इसमें हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओर। नेक्स्ट देखिए बेटा, लास्ट है इसका फिल इन द ब्लैंक्स में, लास्ट है कि द प्रेजेंस ऑफ ब्लैंक एंड ब्लैक आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए हमें क्या चाहिए? हम इसमें यहाँ पे वाटर और एयर भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन और वाटर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये हमने पढ़ा था कि मेटल्स को अगर हम ओपन एयर में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है? उसके ऊपर रस्ट आ जाता है। तो वाटर और एयर लिखें या ऑक्सीजन एंड वाटर लिखें, जो भी आपकी मर्जी, दोनों के दोनों सही है, ठीक है बेटा। वाटर एंड एयर, या आप लिखते हैं एयर के में, क्योंकि वो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करती है तो आप ज्यादा उसका एक्यूरेट ऑक्सीजन बनता है, तो ऑक्सीजन भी आप लिख सकते हैं। और अगर किसी ने एयर लिखा है तो एयर भी सही होगा, वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन ही होती है। अब बेटा हमने देखना है कि हमारे पास इसका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज बी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स ये बेटा भी आप लोगों ने बताने होंगे, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। तो कौन बताएगा बेटा? हैदर, हैदर शफीक, हैदर शफीक बेटा आप रीड करो एक्सरसाइज बी, हैदर शफीक। अली सलार, यस सर। बेटा रीड करो। State whether the following sentences are true or false. Sodium is a soft metal. हाँ जी बेटा, बता सकते हो कि सॉफ्ट है या नहीं है? सर सोडियम वैसे तो होता फॉल्स है सर। नहीं बेटा, सोडियम जो है हमने पढ़ा था कि सोडियम जो है वो हम अभी भी हमने ऊपर भी यही लिखा है ना बेटा, देखिए ना, सोडियम एंड पोटाशियम आर द मेटल्स विच आर सॉफ्ट। ये ब्लैंक में भी हमने लिखा है। अगर आप देखें 7 में, 7 ब्लैंक को आप देखो बेटा, 7 ब्लैंक को आप रीड करो तो उसमें भी यही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इट सॉफ्ट ट्रू। इज ट्रू। ओके बेटा, नेक्स्ट रीड करो, आप ही रीड कर लो। मेटल्स आर Metal reacts with oxygen to form acid oxides. सही होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? आपने मेरे ख्याल में बेटा रीडिंग नहीं की, तो आपको रीडिंग करनी चाहिए। ये फॉल्स होगा। जी बेटा सलार, आप पढ़ो नेक्स्ट, सलार। Copper is metalloid. Is it true or false? Who will tell? Sir true. Raise your hand. देखिए बेटा, उस वक्त हमने इनको काफी डिटेल से डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो ये आप घर में इसके एक दफा दोबारा भी रीडिंग करें। अली सलार बेटा,
Sir, true. कॉपर इज अ मेटलाइड, नहीं बेटा ये भी फॉल्स है, फॉल्स। अच्छा ये कॉपी भी आपने लिखना है, काफी बच्चों ने अपना काम किया है और उन्होंने मुझे पिक्चर भी सेंड किए हैं, तो सारे बाकियों ने भी सेंड करनी है। अच्छा जी अब आप आगे देखें, फोर्थ पे आप आ जाएं कि मेटल हैज अ हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Sir, ये जी true है. ये क्या होगा? True. ये ट्रू होगा, वेल डन। लेड ऑल्दो अ मेटल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लेड, लेड के बारे में मैंने आपको बड़ा डिटेल से पढ़ाया हुआ है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है ना। रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व करने के लिए आप मेटल लेड का यूज करते हैं, ये ट्रू है। अच्छा जी बेटा 6, फॉर रस्टिंग ऑफ द आयरन बोथ एयर एंड वाटर आर एसेंशियल, अभी हमने किया है, ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा? ट्रू है, ये ट्रू. ये ट्रू है, वेल डन, ये ट्रू है, अभी हमने किया है ये। अच्छा जी उसके बाद ग्रेफाइट इज यूज्ड टू मेक पेंसिल्स, पेंसिल्स लेड, ग्रेफाइट जो है वो किसके लिए यूज होती है? To make, इसमें लिखा है to make इसका भी pencil. यूज बेटा हुआ है, ठीक है ना। इसको हमने रीडिंग में डिटेल से डिस्कस किया था कि ये जो ग्रेफाइट है उसी से ही जो पेंसिल्स लेड्स हैं वो बनते हैं। नोबल मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, नोबल में से जो है नोबल मेटल्स कौन कौन से होते हैं, कोई बता सकता है किसी को अगर नोबल मेटल्स के बारे में पता हो? व्हाट आर द नोबल मेटल्स? मैंने इसमें आपको एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल दी थी कि ये एक्सपेंसिव होते हैं, और एक्सपेंसिव क्यों होते हैं इसकी भी रीजन मैंने आपको बताई थी, फिर टेबल थी आपके पास। जी बेटा ज़ैनुल आबिदीन। सर इनकी रिएक्टिविटी इस सीरीज में सबसे नीचे होते हैं, इनको करोजन और ऑक्सीडाइजेशन नहीं होती, और ये बहुत एक्सपेंसिव सर होते हैं। इसमें गोल्ड आता है, हाँ शाबाश, बहुत अच्छा इसमें बताया गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, जी। प्लैटिनम। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने बताया है, बिल्कुल सही बताया है कि ये रिएक्टिव नोबल मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, तो ये फॉल्स है, ये रिएक्टिव नहीं होते, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। इसी तरीके से ब्रास इज एन एलॉय ऑफ द कॉपर एंड द टिन। जी बेटा कौन बताएगा, ब्रास किस चीज का एलॉय है? आपने इसकी रीडिंग जो है ना वो इस तरीके से करनी है कि ये पॉइंट्स आपको सारे के सारे क्लियर होने चाहिए। एलाइज की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी, कोई बच्चा एलाइज की डेफिनेशन बता सकता है? व्हाट इज एलाय? एनीबॉडी? जी बेटा अब्दुल्ला इब्रार। सर ह्यूमंगस मिक्सचर होता है वो, जो कि क्या होता है? मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ टू टू और आर मोर मेटल्स, हाँ मेटल्स दो आर मेटल और नॉन मेटल। तो उसको हम क्या कहते हैं? ये एलॉयज का नाम देते हैं। अच्छा जी उसके बाद बेटा हमने लास्ट इसका है कि सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, तो ये भी क्या होगा? ये ट्रू होगा, ये रिएक्टिव मेटल है सोडियम। तो अब आप बेटा देखें ना यहाँ पर इसी तरीके से ट्रू फॉल्स आपने यहाँ पे कर लेने हैं। ये आपके ट्रू फॉल्स हो गए। पहले आपके पास क्या थे? ब्लैंक थे, ठीक है ना। ब्लैंक में आपने ये किया। खुजैमा आसिफ बेटा पूछे, आपने कोई चीज पूछनी है? खुजैमा सर फिलिंग द ब्लैंक्स का पार्ट 3 दिखा दें। ये बेटा ये है ना आपके पास, ये बेटा एक्सरसाइज सर वो ए सही आप दिखाई नहीं दे रहा, सर वो जी सही दिखाई नहीं दे रहा। पार्ट 3 में हाइड्रोजन है बेटा। इसका जो पार्ट 3 है ना वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, हाइड्रोजन है ये। हाइड्रोजन को जो है वो आप कह सकते हैं कि मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में है। सर ये पार्ट 5 पे क्या लिखा हुआ है? पार्ट 5 समझ नहीं आ रहा उसका. पार्ट 5 में बेटा लिखा हुआ है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एंड डायमंड आर द फॉर्म ऑफ कार्बन। ये बेटा हमने रीडिंग में डिस्कस किया था कि जो प्योर फॉर्म है कार्बन की वो कौन कौन सी है? वो ग्रेफाइट और डायमंड है, ग्रेफाइट एंड डायमंड। जी बेटा। अच्छा जी
अब हम आते हैं बेटा एक्सरसाइज सी के ऊपर। एक्सरसाइज सी के ऊपर आप देखिए, सी में आपने करना है चूज द करेक्ट आंसर्स। अब इसमें फिर वही है, बार बार बेटा वही चीजें डिस्कस हो रही हैं, तो आपने इसको इसी तरीके से अच्छे तरीके से देखना है। रीडिंग में भी हमने किया इसको, फिर अभी भी आपने देखा कि वो हम कर रहे हैं कि अगर हम सी में देखें कि विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल्स, अभी हमने किया है, तो कौन सा है नॉन मेटल जो कि पेंसिल्स के लिए आप यूज करते हो? सर सर जी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है। गुड। Which non-metal is found mainly in a free state in atmosphere? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ये करना है आपने, ठीक है, नाइट्रोजन। अच्छा जी, which of the following is a metalloid? ये भी अभी हमने किया है। मेटालॉइड क्या होता है? आर्सेनिक। आर्सेनिक, आर्सेनिक है, ठीक है ना। और इसी तरीके से विच मेटल इज यूज्ड इन ड्राई सेल, ड्राई सेल के बारे में कल हम ये रीड कर रहे थे कि कौन सा मेटल आप इसमें यूज करते हो ड्राई सेल में, तो वो हमने पढ़ा था कि वो क्या होता है, जिंक। वो जिंक होता है। जिंक से मैंने आपको बताया था बेटा कि इलेक्ट्रोड्स बनते हैं। इलेक्ट्रोड्स में एक होता है एनोड, दूसरे को हम कहते हैं कैथोड। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो इसके एंड होते हैं, जिंक से बनाते हैं हम इसको। अच्छा जी, 5 में बेटा अगर आप देखें कि विच इज द फॉलोइंग प्रेजेंट गोल्ड ऑफ 50% प्योरिटी, 50% प्योरिटी किस में होती है, कितने कैरेट्स में होती है? 12 कैरेट। 12 कैरेट में होती है। 12 कैरेट जो गोल्ड होगा उसमें 50% प्योरिटी होगी, वो प्योर होगा 50%, ठीक है ना। और 100% हमने देखा था कि वो 24 कैरेट होता है। 100% में हमने क्या देखा था कि वो 24 कैरेट होता है। सेम बेटा इसी तरीके से अब आपने करना है एक्सरसाइज डी पे आप आ जाएंगे। एक्सरसाइज डी, मैच द करेक्ट आंसर। हमने इनको मैच करना है, जो करेक्ट आंसर्स हैं हमने इनको मैच करना है, ठीक है ना। मैच द करेक्ट आंसर। नंबर 1, ब्रॉन्ज जो है, ब्रॉन्ज हमारे पास किस फॉर्म में है, किसके लिए यूज होती है ब्रॉन्ज? स्टैचू के लिए, ठीक है ना। किसके लिए होगी? हाँ जी, इसको आपने बेटा करना है स्टैचू के लिए। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज आप कह सकते हो कि आप इसको यूज करते हैं स्टैचू के लिए। सेम इसी तरीके से अगर आप प्लाटिनियम को देखें, तो प्लाटिनियम किसके लिए, किसके साथ मैच कर रही है? यहाँ पे अगर आप कॉलम में देखें तो प्लाटिनियम को आप किसके साथ मैच कर सकते हैं? डी के साथ। सर नोबल प्लाटिनियम, मेटल। नोबल मेटल, शाबाश। नोबल मेटल्स कौन से होते हैं? जो कि सर नॉन वो रिएक्टिव, जो नॉन रिएक्टिव होते हैं। गुड। अच्छा जी बेटा, आप कापर, कापर को हम किसके साथ करेंगे? कापर को यूटेंसिल्स, हाँ जी, कापर को बेटा यूटेंसिल जिससे हम बर्तन बनाते हैं। वेल डन, बहुत अच्छी बात है जी बेटा। अब नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा जी, उसके बाद जो है मरकरी है। मरकरी अभी हमने पढ़ा कि किस फॉर्म में होती है? लिक्विड। लिक्विड फॉर्म में होती है। अच्छा जी, इसी तरीके से फिर एक ही रह गया है लास्ट, और वो है आपके पास एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम फिर क्या होना चाहिए? पैकिंग में जो है वो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फॉइल वो किचन में भी हम यूज करते हैं। ये चीजें रीडिंग में मैंने आपको बताई हुई थी, ठीक है ना। रीडिंग में ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए थे कि हम इसको किचन में यूज करते हैं। जी बेटा, अब आप आ जाते हैं एक्सरसाइज ई के ऊपर।
आंसर द क्वेश्चन इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में आपने आंसर देना है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये एक ही सेंटेंस में हमने बताना है। अच्छा, इसमें पहले आप देखें कि नेम अ मेटल दैट डज नॉट क्रोड इन एयर, जो एयर में क्रोड नहीं करते, एयर में क्रोड नहीं करते मींस के उनका रिएक्शन नहीं होता एयर में, उनके ऊपर क्रोजन्स नहीं आती, उनको जंग नहीं लगता, उनको रस्ट नहीं लगता, तो वो कौन सा मेटल है आपके पास ऐसा? एक ही मेटल का नाम लेना है आपने जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। अगर आप टेबल में देखें, टेबल में सबसे बिलो जो एलिमेंट पड़ा होगा कौन सा है वो? प्लैटिनम। प्लैटिनम, एक्सीलेंट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि प्लैटिनम इज अ मेटल दैट डज नॉट corrode in air। Platinum is a metal which does not corrode in air, platinum। ठीक है बेटा। अच्छा, इसी तरीके से आपने इसको कंप्लीट करना है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। सोडियम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या बनता है? ये भी बेटा आप लोगों ने क्या बनेगा सर? इतना पता करेगा बनाना तो कलरलेस हो जाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या मिलता है हमें? हाइड्रोजन। ये रिएक्शन भी हमने रीड किया था, हाइड्रोजन। ठीक है बेटा। इसी तरीके से आप देखें बी में आपके पास है कि अगर कार्बन को आप रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। शाबाश। कार्बन डाइऑक्साइड पूरा लिखें या इसका आप फार्मूला लिख दें? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CO2 या पूरा आप लिख दें कार्बन डाइऑक्साइड, पूरा लिखें या फिर आप इसमें लिख दें CO2। ठीक है ना बेटा, इसमें आप लिख सकते हो, या तो आप इसको कंप्लीट लिखें या फिर आप इसमें लिख सकते हैं CO2। अब आप देखिए थर्ड में आपके पास है कि वाई कैटाइन इसमें थर्ड में आपके पास है कि वाई सर्टेन फूड आइटम्स लाइक पिकल्स एंड द कर्ड should not be stored in metallic utensils। हम पिकल्स को या फिर जो हमारे पास कर्ड है, दही है, उसको हम मेटालिक यूटेंसिल्स में, बर्तनों में हम स्टोर क्यों नहीं कर सकते? क्या रीजन हो सकती है बेटा इसकी? क्या रीजन हो सकती है? सर ये फिर पिकल्स और कर्ड है ना, ये मेटालिक यूटेंसिल से रिएक्ट करती हैं और फिर वो मेटल को कोरोड करना शुरू कर देता है। बिल्कुल सही कहा बेटा आपने, बिल्कुल आपने सही कहा। ये क्वेश्चन आपके पास ये आंसर है, आंसर आपके पास है 3 का। ठीक है ना। ये आप इसमें क्या लिखोगे बेटा कि दे रिएक्ट विद मेटल्स, विद मेटल्स, ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना। इसका एक ही लाइन में आपने आंसर देना है कि ये रिएक्ट करते हैं, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? दे रिएक्ट विद मेटल, इसलिए हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन 4 में आप देखते हैं कि व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन के बारे में हमने बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो भी मैं आपके लिए यहाँ पे लिखूंगा कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके पास क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ठीक है ना, सही है। गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग आयरन विद इन लेयर सर जिंक के साथ। इन लेयर। सर जी बेटा। आयरन को जब जिंक है ना, जिंक के थिन लेयर से कोट वो गैल्वेनाइज। जी बेटा बिल्कुल आपने सही कहा। ये चीजें हमने रीडिंग में हम कर चुके हैं कि जिंक के साथ अगर आप आयरन की कोटिंग कर दें तो उसको रस्ट नहीं लगेगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। ये हो गया बेटा क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन 4 का आंसर आपके पास हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर, जी बेटा ये दो बच्चे हैं, अमान अदनान अली शेर, बेटा बोलें आप। सर मैं ये पूछ रहा, सर ये आप काम सब यूट्यूब पर अपलोड करेंगे? जी जी बेटा वो भी मैं आपका कर दूंगा, लेकिन आप साथ साथ बेटा आप करते भी जाओ ना, साथ साथ आप करते जाओ। और आपका ये बिल्कुल रिकॉर्डिंग भी मैं आपके लिए लगा दूंगा। ये उसका फायदा हो जाता है कि अभी काफ़ी बच्चे जो थे जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की हुई थी तो उनके लिए बड़ा फायदा हो गया था कि उनको मैंने ये काम दे दिया था, वो रिकॉर्डिंग उसकी रख ली थी। अच्छा बेटा अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर कि बीइंग केमिकली, क्वेश्चन 5 के ऊपर अगर आप आते हैं तो क्वेश्चन जरा आप पढ़ें कि व्हाई नोबल मेटल्स आर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट आप नोबल से क्यों बनाते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया कि नोबल जो मेटल्स हैं वो हमारे पास एक्सपेंसिव होते हैं, और उसकी रीजन क्या बताइए, कौन बताएगा शाबाश आप में से? Because they have high resistance. बिकॉज Because they बहुत have हाईली because sir they have high resistance. हाई रेजिस्टेंस एंड दे आर नॉन रिएक्टिव, ठीक है ना, वो रिएक्टिव नहीं होते। तो इसलिए बेटा आपको कह सकते हो कि वो इससे हम ऑर्नामेंट बनाते हैं, जेवरात बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग केमिकली inert, being chemically inert and precious, precious and highly prized noble metals noble metals are used to make ornaments, ठीक है ना बेटा। इसलिए हम इससे क्या बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। जी बेटा रियान मलिक। सर जी ये तो काफी लंबा हो गया, बुक पे तो नहीं आ रहा है, कॉपी पे करना है। हाँ बेटा ये एक्सरसाइज ई जो है ना वो आपने कॉपी पे करनी है ना, एक्सरसाइज ई जो होगी ये सब का बेटा आपने कॉपी पे करना है, और रिकॉर्डिंग भी आपकी ये पड़ी होगी, तो ये बेटा आप कॉपी पे करोगे। अच्छा जी अब आप आते हैं क्वेश्चन 6 के ऊपर। क्वेश्चन 6 बेटा आप देखो कि अगर आप रीड करते हैं कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ स्टील।
स्टील की कंपोजिशंस के बारे में आपने बताना है कि स्टील किस किस चीज से बना हुआ है। मिक्सचर है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्टील जो है वो आपके पास मिक्सचर है। अब आपने बताना है कि अगर मिक्सचर है तो वो किस चीज का मिक्सचर है, ठीक है, ये आपने यहाँ पे ये बात बतानी है। छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर 6 है। ये 6 का आंसर बेटा आप लोग लिखोगे कि स्टील इज अ homogeneous mixture of आयरन, और क्या था इसके साथ, आयरन के साथ किस चीज को आप मिक्स करते हो? आयरन एंड कार्बन। क्या? आयरन एंड कार्बन होगा, शाबाश। अच्छा, इसी तरीके से बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 7 है, डिफाइन क्रोजन। वैसे तो पेज नंबर 47 के ऊपर इसका आंसर आपको दिया हुआ है क्रोजन का, ठीक है ना। पेज नंबर 47 के ऊपर आपको देखो कि इसका आंसर आपको दिया हुआ है। बहरहाल मैं आपके लिए ये लिख भी देता हूँ ताकि आपको अगर वहां से नहीं मिलता, मैंने आपको वैसे मार्क करवाया हुआ था, ठीक है ना, लेकिन हम इसको यहाँ पे भी करेंगे। ये 7 है, 7 का आंसर है बेटा। 7 का आंसर आप लिखोगे कि द डिग्रेडेशन ऑफ metals to their oxides, hydroxides, or sulfides on exposures to air। जिन बच्चों ने सारी क्लासें ली हैं उनके लिए बहुत इजी है, क्योंकि बार बार हमने ये बातें डिस्कस की थी, हमने इनकी रीडिंग की थी। वाटर इज कॉल्ड corrosion। तो आज के लिए बेटा आपके लिए इतना काफी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थे, आपके पास आंसर थे। इंशाल्लाह ताला कल जो है ना हम इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, और इसकी जो एक्सरसाइज है हमारे पास एफ, उसको भी फिर हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखें बेटा। हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा।